नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को आव्यूह की जाति संबंधित कुछ गुणधर्म या कुछ प्रगुण बताएंगे। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैथ में, चैप्टर 2 जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आज के लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तथा इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को किसी आव्यूह का PAQ फॉर्म बताया था कि किसी भी आव्यूह का PAQ रूप क्या होता है और हम किस प्रकार किसी आव्यूह को PAQ रूप में परिवर्तित करते हैं। और PAQ में जो A होता है वो किसी आव्यूह का परिमाण रूप होता है, तो P और Q क्या होते हैं और किस प्रकार हम किसी आव्यूह के PAQ के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो P और Q आव्यूह के मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताई थी। आज के लेक्चर में हम आव्यूह की जाति कुछ प्रगुण देखेंगे, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम अपने चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे कि जो हमारा टॉपिक था मैट्रिक्स, तो हमने आप लोगों को पूरा बेसिस से मैट्रिक्स बताया था। मैट्रिक्स के वो टॉपिक और सब टॉपिक जो हमारे चैप्टर या सिलेबस में है वो भी, और तथा जो नहीं है तो पूरा बेसिस से हमने देखा था। तो पूरा रिवीजन करेंगे कि बेसिक से हमने क्या क्या देखा है और इस चैप्टर में सिलेबस में मैट्रिक्स में क्या क्या है और हमने उसमें क्या क्या पढ़ा है। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो यदि हम आव्यूह के जाति, आव्यूह का प्रगुण नहीं, आव्यूह की जाति के प्रगुण अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की जाति के गुण, तो इसके क्या क्या गुण होते हैं। यदि हम देखें तो इन गुणों को प्रमेय के रूप में भी हमसे पूछ लिया जाता है कभी, और प्रमेय के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है, यह हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला प्रगुण यही है कि कोई एक आव्यूह है और एक आव्यूह कैपिटल A है और हमें एक दूसरा आव्यूह कैपिटल B दिया है, तो ये भी किसी भी कोटि का हो सकता है, ये भी किसी भी कोटि का हो सकता है। यदि हम आव्यूह A में एक आव्यूह B का बाईं ओर से या फिर आव्यूह A का आव्यूह में आव्यूह B का दाईं ओर से गुणा कर दें, बाईं या दाईं किसी भी ओर से गुणा कर दें, तो इस प्रकार गुणा करने से आव्यूह A की जाति परिवर्तित नहीं होती, जाति परिवर्तित नहीं होती। अर्थात देखो ये आव्यूह A की बात हो रही है, आव्यूह A 3x3 कोटि का है, इसकी जाति कुछ भी आ रही है 2 या 3 है। यदि हम आव्यूह में एक दूसरे नियमित आव्यूह, नियमित मतलब एक नियमित आव्यूह गुणा कर दे, तो यदि हम उस आव्यूह B का यहाँ इसका A में या बाईं ओर से गुणा करें और चाहे दाईं ओर से गुणा करें, जो हमें नया आव्यूह प्राप्त होगा उसकी जाति क्या होगी, आव्यूह A के इक्वल ही होगी। रो ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल रो ऑफ मैट्रिक्स AB। हमने जब आप लोगों को आव्यूह के गुणा करना बताया था तो हमने बताया था कि हम यदि A B का मान निकालें फिर B A का मान निकालें, तो ये दोनों मान बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं हो सकते, जरूरी नहीं दोनों मान बराबर हो। तो इसी प्रकार ये बताया गया प्रगुण में, चाहे B का A में बाईं ओर से गुणा करो चाहे दाईं ओर से गुणा करो, इसकी जाति के बराबर होगी, A के बराबर होगी। अर्थात इसका मतलब क्या है, यदि आव्यूह A, तो यहाँ आव्यूह की जाति 3x3 होगी, 3x2 मतलब m है, मतलब आव्यूह जो है यदि ये mn कोटि का एक आव्यूह है और नियमित आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसकी जो मतलब एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है ना, जिसमें जो कोटि होगी वो क्या होगी, m को मतलब वो m कोटि का आव्यूह, m कोटि मतलब उसमें जितनी पंक्ति हो इतने स्तंभ हो, तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं नियमित आव्यूह, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो।
तो यदि हम एम एन कोटि के किसी ऑब्जेक्ट एम है एक नियमित ऑब्जेक्ट एम कोटि के ऑब्जेक्ट बी का चाहे आगे बाईं ओर से गुणा कर दें चाहे दाईं ओर से गुणा कर दें, जो हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा उसकी जाति दिए गए ऑब्जेक्ट की जाति के बराबर होगी। अब इसमें एम एन जब ऑब्जेक्ट की जाति याद करेंगे तो जो जाति इसकी प्राप्त होगी, क्योंकि ये वर्ग ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जाति एम है कि एन है कि इससे छोटी है ना। इसकी जाति एम है कि एन की से छोटी, इसकी जाति कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो जाति ऑब्जेक्ट ए की होगी वही जाति इसकी मिलेगी ए बी की मिलेगी। जो जाति ए की होगी वही जाति किसकी मिलेगी, हमें ए बी की मिलेगी। तो ये था हमारा पहला प्रगुण। अब हमें आप देखना है तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं अपने मन से, और कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, यदि हमने ए ले लिया, हमने ले लिया इसे 3/2 की कोटि ले लिया, 3 2 1 1 1, हमें क्या करना है 3/2 कोटि ले लो, 3/2 का ले लो, 4 3, ये हमारा हो गया 3/2 का ऑब्जेक्ट। 8 2/2 का ऑब्जेक्ट ले लें तो हमने ले लिए 2 3 4 5, इनका गुणा करके आप देख पहले जब इनका गुणा करें तो एक हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, तब हम इसकी जाति निकाल लें और उसकी जाति निकाल लें, तो हम देख सकते हैं क्या दोनों की जाति बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। हम इसका एक बार बाईं ओर से गुणा करके देखेंगे, एक बार दाईं ओर से, तो किसके बराबर होगी, वो ए के, क्योंकि बी तो नहीं पता, आप इसकी जाति पहले से पता है, ए की जो जाति होगी वही इसकी जाति होगी। और हम आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में दो ऑब्जेक्टों का गुणा करना बता चुके हैं। इसके साथ ही हमने जब इसका गुणा किया था तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी बताई थी और गुणा भी करना बताया था। आप से गुणा करना बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप पहले वाले लेक्चर को देखकर गुणा करना मतलब गुणा करना सीख सकते हैं और फिर उसके बाद इसका गुणा करके मैं यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं तो अब गुणा करके नहीं बता रहे हैं, केवल हमारा ये इस प्रकार ये मतलब जो प्रगुण है तो इस प्रकार हम प्रगुण को देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। इसके साथ ही जब हमने गुणा किया था तब हमने क्या बताया था कि यदि हम दो को ऑब्जेक्ट का गुणा कर रहे हैं, यदि हम इसका गुणा करते हैं तो उसकी शर्त होती है। पहली शर्त क्या है कि जो हम ऑब्जेक्ट लिए हैं इसमें जो स्तंभ की संख्या हो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में पंक्ति के संख्या के बराबर होनी चाहिए। यदि इन दो ऑब्जेक्ट में पहले वाले ऑब्जेक्ट में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की पंक्ति संख्या बराबर होती है तो उसका गुणा किया जा सकता है, और बराबर नहीं होती तो गुणा नहीं कर सकते। और दूसरी शर्त क्या दूसरा चीज क्या होता है, यदि हमें गुणा करना है और हमने देखा ये 3/2 कोटि का कोई ऑब्जेक्ट है और ये 2 कोटि का कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो कितनी कोटि का होगा, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट पंक्ति संख्या और दूसरे वाले में स्तंभों संख्या जो होगी वही हमारे गुणनफल ऑब्जेक्ट की कोटि होगी। अर्थात हम इसकी कोटि देखकर ही अपना जो गुणनफल ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा उसकी कोटि बता सकते हैं, गुणा करने के पहले ही बता सकते हैं। और इनका गुणा किया जा सकता है कि नहीं ये भी हम देखकर बता सकते हैं। सारी चीजें हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, गुणा करना बता चुके हैं और आप गुणा करके इस गुण को वहां से देख सकते हैं कि ऐसा आ रहा है कि नहीं। कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ये हमारा था क्या पहला प्रगुण। इसके बाद हम अन्य प्रगुण देखें तो हमारे दूसरा प्रगुण कहता है, वो भी आसान है, वो ये कहता है यदि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और हमने माना एक ऑब्जेक्ट ए है, तब ए की कोई जाति है रो ए। अब हम यदि इसका क्या निकालते हैं, व्युत्क्रम या इनवर्स रूप निकालते हैं, तो अभी ऑब्जेक्ट ए का व्युत्क्रम इनवर्स रूप निकालें तो इसकी जितनी भी जाति होगी वही, मान लो इसकी जाति 3 है तो इसके इनवर्स ऑब्जेक्ट की जाति भी 3 होगी। अर्थात किसी ऑब्जेक्ट की जाति और उसके व्युत्क्रम की जाति समान होती है। अब पेपर है प्रमेय के रूप में पूछ सकता है या फिर हमसे किस रूप में पूछ सकता है, वो ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ सकता है। तो प्रमेय के रूप में पूछे तो इसे अलग प्रकार से हल किया जाएगा, लेकिन हम कैसे दे सकते हैं इस सवाल के रूप में, माना कोई का ऑब्जेक्ट ए है और वो किसी भी कोटि का है, इसका ए इनवर्स निकाल लो फिर दोनों की जाति चेक कर लो।
हमने जब बताया था तो ये व्युत्क्रम आव्यूह एक प्रकार का आव्यूह होता है या आव्यूह टाइप होता है। हमने आव्यूह टाइप बताते समय इसे एक्सप्लेन किया था ए इनवर्स, और ए इनवर्स कितना होता है, किसी भी एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, अर्थात ये इनवर्स भी आव्यूह का प्रकार है। इसका निकालने का सूत्र होता है कि हम उस आव्यूह का एडजॉइंट निकाल लें, इसे हम बोलते हैं सेकंडर, और उसके मोड में अर्थात उसके मान में यदि हम सेकंडर में आव्यूह भाग दे दें तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। और सेकंडर जो होता है ये भी आव्यूह का प्रकार होता है। तो हमने आव्यूह टाइप में इन्हें डिफाइन किया था, क्योंकि ये कक्षा 11वीं में है। हमने सेकंड आव्यूह और व्युत्क्रम आव्यूह निकालना नहीं बताया, मान निकालना बता दिया है। लेकिन हम इस प्रकार जब सेकंडर निकालते बनता है तो हम इस प्रकार भाग देकर आव्यूह ए इनवर्स निकाल सकते हैं, और आव्यूह ए इनवर्स जब निकाल सकते हैं तो शायद हमने सेकंडर निकालना बताया था। यदि हमने सेकंडर निकालना बताया था तो आप वहां से सेकंडर निकालना देखकर और मान निकालना नहीं बताया है तो इसका भाग देकर ए इनवर्स प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हम देख सकते हैं क्या दोनों की जाति बराबर है कि नहीं, और दोनों की जाति क्या आती है, बराबर आती है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा प्रगुण हो गया। तीसरा प्रगुण हमारा ये कहता है कि कोई एक आव्यूह ए है और हम इसका परिवर्त निकाल लें ए डैश, तो इन दोनों की जाति भी बराबर होती है। और ये नॉर्मल सी बात है, परिवर्त में क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ के रूप में, स्तंभ को पंक्ति के रूप में चेंज कर देते हैं। तो जब ऐसा चेंज कर देते हैं तो दोनों की क्या आएगा, दोनों की जाति बराबर आएगी, अर्थात रो ऑफ आव्यूह ए इज इक्वल होगी रो ऑफ इसकी ए की परिवर्त आव्यूह के। ये तीन मेन प्रगुण थे। इसके अलावा कुछ प्रगुण जो हम पहले जब बता चुके हैं, जब हमने आव्यूह की जाति की प्रमेय कराई थी, परिभाषा कराई थी, तब कुछ प्रमेय बताई थी कि कोई आव्यूह है और हम किसी भी आव्यूह का क्या निकाल लें, उसका उप आव्यूह निकालें, तो किसी भी आव्यूह का उप आव्यूह लेने पर उप आव्यूह की जाति कभी भी आव्यूह की जाति से बड़ी नहीं होती। क्या होगी, वो छोटी होगी या फिर बराबर होगी। अर्थात कभी भी किसी भी उप आव्यूह की जाति मेन आव्यूह से बड़ी नहीं होती, उसका मान सदैव क्या होता है, बराबर या छोटा होता है। यही प्रगुण है। इसके अलावा हमने एक प्रगुण और बताया था आप लोगों को, और वो क्या था कि हमें कोई भी आव्यूह दिया गया है तो किसी भी आव्यूह की जो जाति होती है, रो रैंक ए, वो कभी भी उसकी कोटि से क्या होती, बराबरी नहीं होती है। उसकी जो रो होगी वो उसकी कोटि से क्या होगी, छोटी होगी या बराबर होगी। ये वो आव्यूह और उप आव्यूह में संबंध है, ये किसी भी एक ही आव्यूह की जाति और कोटि में संबंध है। ये भी इसका प्रगुण हो गया, प्रगुण है। फिर किसी भी आव्यूह ए की जाति ना तो शून्य होती है और ना ही कभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ना तो शून्य होती है और ना कभी ऋणात्मक होती है। और किसी भी आव्यूह की एक प्रगुण रखें, न्यूनतम, किसी भी आव्यूह के जो जाति का मान क्या होगा, न्यूनतम, मिनिमम, किसी भी आव्यूह की जाति का जो सबसे मिनिमम मान है वो कितना होता है, 1 होता है। अर्थात अधिकतम क्या हो सकता है, अधिकतम जाति के बराबर होगा, अधिकतम कोटि के बराबर हो सकता है, और न्यूनतम 1 हो सकता है। कभी भी 1 से कम नहीं होता है, ना तो 0 होता है, ना ऋणात्मक होता है। ये प्रगुण हम आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में ही बता चुके हैं। जब हमने क्या बताया था, आव्यूह की जाति डिफाइन किया था, हमने प्रगुण बता दिए सब। ये 3 प्रगुण क्या थे, ये नए हैं हमारे, कि किसी भी आव्यूह गुणा करने पर जो हमने प्रगुण बताया कि गुणा करने पर जो जाति होती है वो किसके बराबर होती है, दिए गए आव्यूह के बराबर होती है। किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम की जाति और मेन आव्यूह जाति इक्वल होती है। किसी भी आव्यूह की जाति परिवर्तक की जाति क्या होती है, इक्वल होती है। इसके अलावा ये कुछ प्रगुण, ये हमारे मतलब कुछ अदर प्रगुण हो गए, और ये और हमारे क्या प्रगुण थे जो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। तो इसके साथ ही ये हमारी आव्यूह की जाति प्रगुण होते हैं।
और जब हमने ये चीज़ आप लोगों को बता दी तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर सेकंड है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये कंप्लीट होता है। और जो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने इसमें जो हमारा सिलेबस था वो चीजें कंप्लीट की, सिलेबस के अलावा बेसिक रूप से पूरे आब्यू को हमने पढ़ा। और यदि हम अब अपने इस चैप्टर का रिवीजन करें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले ये देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जाति रैंक क्या होती है, अर्थात रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फिर हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब निकाली थी तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने की हमने क्या देखी थी, दो मेथड होती हैं। और जब हमारी दो मेथड होती हैं, एक होती है एलिमेंट्री ऑपरेशन अर्थात बेसिक संक्रिया विधि, और बेसिक संक्रिया विधि जब हमने देखी तो हम इसमें क्या देखा हमने, हम इसकी जाति इस विधि तीन प्रकार से निकाल सकते हैं। नंबर किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके, है ना, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके कैनोनिकल रूप में कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करके बेसिक ऑपरेशन लगाकर नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, तो इस प्रकार किसी ऑब्जेक्ट की जाति फाइंड कर लेते हैं। या कैनोनिकल रूप में चेंज कर दो तो निकाल लेते हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की रो जाति रो रैंक या उसकी कॉलम रैंक ज्ञात करके भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जाति ज्ञात कर लेते हैं। यदि हम उसमें रो रैंक या कॉलम रैंक ज्ञात कर लें तो उसकी जाति आ जाती है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पंक्ति जाति होती है वही उसकी स्तंभ जाति होती है, वही उस पूरे ऑब्जेक्ट की जाति होती है। ये था हमारा क्या, पहला मेथड जिसमें हम तीन प्रकार से ऑब्जेक्ट जाति निकालते हैं। और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था डिटरमिनेट मेथड। और डिटरमिनेट जो मेथड है हमारा है, तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मान ज्ञात करके उसकी द्वारा ऑब्जेक्ट की जाति निकाल लेते हैं। फिर हमने ये पढ़ा, फिर इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट की जाति निकालना पहले बताया था। फिर हमने ऑब्जेक्ट की जाति की बाद में डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि यदि हम ऑब्जेक्ट की जाति डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन पहले समझ में नहीं आएगी। यदि हमसे जाति निकालना बनती है डेफिनेशन में पहले याद भी नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से आ जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो दो शर्तों पर निर्भर करती है। फिर इसके बाद हमने देखी थी ऑब्जेक्ट जाति संबंधित थ्योरम, और थ्योरम के साथ क्या देखी थी हमने, यहाँ पर उसके कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। थ्योरम इससे संबंधित कुछ क्या देखी थी हमने, प्रॉपर्टी देखी थी। और ये प्रॉपर्टी जो हमने बताई अभी, इन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टी हमने क्या कर चुके थे, पहले बता चुके थे, जो हमने अभी बताई। तो प्रॉपर्टी देखी और थ्योरम देखी। और फिर इसके बाद हमने देखा किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फॉर्म। किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इसे डिफाइन किया था। और हम किस प्रकार किसी ऑब्जेक्ट को इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमने एग्जांपल लेकर उसे चेंज करना भी बताया था। इसके बाद हमने देखा किसी भी ऑब्जेक्ट का कैनोनिकल फॉर्म, और कैनोनिकल फॉर्म इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लॉन रूप। ऐसे लॉन रूप को डिफाइन किया था, क्या होता है, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल और हमने ऑब्जेक्ट एग्जांपल लेकर उसे कैनोनिकल रूप में चेंज करने बताया था। और जब हम चेंज करते तो किसका उपयोग करना पड़ता है, हमें बेसिक संक्रियाओं का अर्थात संक्रियाओं का यूज करना पड़ता है। इसके पहले लेक्चर में क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट को PAQ रूप में बदलना और POQ का मान क्या करना। और आज हमने क्या पढ़ा, किसी भी ऑब्जेक्ट की जाति की प्रॉपर्टीज, अर्थात क्या पढ़ी हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज के लेक्चर हमने ये पढ़ा। तो इस प्रकार हमने ये कुछ टॉपिक है, 7 टॉपिक है। इस चैप्टर में हमने 7 टॉपिक पढ़े, लेकिन हमने जब आप लोगों को ऑब्जेक्ट पढ़ाना चालू किया था तो हमने इसका पूरा बेसिक बताया था कि ऑब्जेक्ट शुरुआत कहाँ से हुई है या कहाँ से होती है, इसका पूरा बेसिक इंट्रो क्या है और ऑब्जेक्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। फिर अपन जब आए थे तो एक एक चीज सब बताते हुए या एक एक चीज हम सब जानते हुए हम आए थे ऑब्जेक्ट की जो जाति है ये क्या होती है।
हम आव्यूह जाति किस प्रकार निकालते हैं, फिर नॉर्मल से जब बनती तो हम ये अपने आप जान लेंगे क्यों निकालते हैं, महत्व क्या है, क्यों निकालते हैं। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि आव्यूह जाति होती क्या है, निकालते कैसे हैं। तो हमने आव्यूह की जाति सीधे नहीं निकाली, हम यहाँ तक आए हैं कि आव्यूह की एक जाति भी होती है और आव्यूह की जाति क्या होती है और किस प्रकार से फाइंड करते हैं। इसके साथ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर हमने जो अभी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो ये हमारे आव्यूह की चैप्टर का रिवीजन है, ये हमारे चैप्टर का रिवीजन है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर चालू करें 3rd, तो हम पूरे हम जो पढ़ के आए मैट्रिक्स उसका रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमें इस पूरी यूनिट में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। ये मैट्रिक्स संबंधित कुछ गुण थे या कुछ सब टॉपिक थे। हमारा टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स, ये कुछ सब टॉपिक थे। अभी कुछ सब टॉपिक हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आव्यूह के बारे में नई चीजें पढ़ने से पहले हम इन चीजों को रिवीजन कर लेंगे कि हमने आव्यूह शुरुआत कहाँ से की और हम क्या क्या पढ़कर आए हैं, क्या क्या हमसे बनता है, और ताकि हम ये देखें कि अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें आव्यूह के बारे में क्या पढ़ना है और जो हमसे बनता है वो फिर हम जब नई चीज पढ़ेंगे तो इनका उपयोग करेंगे। कहीं ना कहीं इन चीजों का उपयोग कर या इन चीजों के द्वारा नई चीजें हम सीखेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आव्यूह का बेसिक रिवीजन करेंगे और साथ ही अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर 3rd, जिसका नाम है आइगन मान और आइगन सदिश, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी आव्यूह का आइगन मान निकालना, आइगन सदिश निकालना, ये तो चैप्टर का नाम है। इसके अलावा हमें बहुत चीजें निकालनी है किसी भी आव्यूह संबंधित, वो सारी चीजें निकालेंगे। सबसे उनमें मेन है किसी भी आव्यूह का अभिलाक्षणिक सदिश निकालना। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। और इन कोई भी टॉपिक में कुछ आप लोगों को पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप लोग कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और इसके साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।